प्राकृतिक संरक्षण, वनों का विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या क्या काम कर रही है, क्या दृष्टिकोण है सरकार का। हम लोगों के आने के बाद ये जरूरत क्यों पड़ी 1980 में कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाना पड़ा। इसका मतलब हम लोगों के आने के बाद फॉरेस्ट डैमेज होना शुरू हुआ कि हमारे कानूनों ने, नियमों ने पब्लिक का कनेक्शन फॉरेस्ट तोड़ दिया। हमारे राज्य में 11,230 के आसपास वन पंचायत हैं। ये वन पंचायत का कंसेप्ट केवल उत्तराखंड राज्य में, बाकी देश के किसी राज्य में नहीं। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध। पत्रकारिता के सफर में कई कहानियां सुनाने और समझाने वाली एक यात्रा का हिस्सा रही हूं। आज आपके साथ हूं एक और विशेष यात्रा में, उत्तराखंड एट 25, द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खास पहल, जहां हम मना रहे हैं इस पहाड़ी राज्य के 25 साल पूरे होने का गौरव। इस सफर में हम मिल रहे हैं उन लोगों से जिनके सपने, संघर्ष और सोच ने उत्तराखंड को नए आयामों तक पहुंचाया। और अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं श्री सुबोध उनियाल जी, जो उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में वन, भाषा, निर्वाचन और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजनीति में अपने लंबे अनुभव और सुशासन के प्रति समर्पण के लिए जाने जाने वाले सुबोध जी ने विकास और प्रकृति के बीच एक संवेदनशील संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया है। वन विभाग के माध्यम से उनका दृष्टिकोण न केवल वन संपदा के संरक्षण में है, बल्कि इससे पर्यावरण, पर्यटन और लोक रोजगार से भी जोड़ने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड एट 25 के इस विशेष कार्यक्रम में आइए जानते हैं उनसे प्राकृतिक संरक्षण, वनों का विकास और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या क्या काम कर रही है, क्या दृष्टिकोण है सरकार का। बहुत बहुत स्वागत है उनियाल जी। धन्यवाद ऋचा जी। देखिए, मैं जब वन मंत्री के रूप में मैंने कार्यभार संभाला तो सारे अधिकारियों की मीटिंग करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ये आखिर वनों में संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि इसलिए मैं, मुख्यमंत्री जी, मैं और वन विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी एक मीटिंग में थे, तो मैंने उनसे पूछा, मुझे ये बताओ कि ये वन जो हैं, ये हमारा जो डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म है फॉरेस्ट का, ये पहले आया या फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस पुराना है? तो वो सब बोले फॉरेस्ट का एग्जिस्टेंस पुराना है। फिर मैं प्रमुख सचिव वन से पूछा, ये बताओ ये मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और ये डिपार्टमेंटल जो एक मैकेनिज्म है, ये पहले आया या फॉरेस्ट पहले के? उन्होंने भी कहा था फॉरेस्ट पहले का है। फिर मैं बोला मंत्री, मुख्यमंत्री और ये लैंड लॉ, ये भी बात करें फॉरेस्ट पहले का है। तो मैंने कहा ये क्लियर हो गया कि हम तीनों का कोई रोल नहीं है इन फॉरेस्ट को बनाने में। तो मैंने कहा आखिर हम लोगों के आने के बाद ये जरूरत क्यों पड़ी 1980 में कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाना पड़ा। इसका मतलब हम लोगों के आने के बाद फॉरेस्ट डैमेज होना शुरू हुआ। सही बात। मगर फॉरेस्ट डैमेज होने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जब आम आदमी ने जंगल को बचाने का काम किया, बनाने का काम किया, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर काम कर रहा था, तो आखिर उसके बाद वन जो डैमेज होने शुरू हुए हम लोगों के आने के बाद, इसका सीधा कारण था कि हमारे कानूनों ने, नियमों ने पब्लिक का कनेक्शन फॉरेस्ट से तोड़ दिया। और जब पब्लिक का कनेक्ट जो था फॉरेस्ट से वो टूटा, तो पब्लिक ने फॉरेस्ट में होने वाली जो बीमारियां थी उनसे अपने को मोड़ दिया। तो मैंने कहा पहला काम करना पड़ेगा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट से ही आप किसी चीज़ को जीत सकते हो। और हमने कहा पहले पीपुल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाओ। पीपुल फ्रेंडली पॉलिसीज होंगी तो निश्चित रूप से लोग फॉरेस्ट से जुड़ेंगे। क्योंकि आप याद करिए 1980 के दशक में जब शुरुआत हुई थी तब गैस आई है, और उस समय 80 के पूरे दशक में मिडिल फैमिली की भी हैसियत नहीं थी कि गैस लेने, थोड़ा ऊपर के लोगों के पास ही गैस थी। उससे बाकी सारे लोग लकड़ियों में खाना बनाते थे। तकरीबन हर परिवार पे उस समय जानवर रहा करता था। जानवरों को जंगल में छोड़ते थे, वहाँ चरते थे, जंगल से उनकी घास लाते थे, जंगल से लकड़ियाँ लाते थे, और हकूक में उनको मकानों को बनाने के लिए लकड़ियाँ जंगल से मिल जाया करती थी। सारे मकानों के पहाड़, जहाँ तक उत्तराखंड राज्य की बात करूँ तो हर मकान में जो छत होती थी वो लकड़ी की होती थी। तो जब सब कुछ छिन गया तो लोगों ने फॉरेस्ट में ध्यान देना छोड़ दिया। तो हमने
उसके बाद जब फॉरेस्ट फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी शुरू की, पीपल फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी शुरू की, किस तरह की कर थोड़ा आप देखिए जैसे उत्तर प्रदेश हम जब अलग हुए तो एक ट्री प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें 27 स्पीसीज को इन्होंने एग्जेम्प्ट किया था, और जो रेस्ट ऑफ दी जो सैकड़ों और स्पीसीज हैं उन सब में अपनी जमीन पे पेड़ काटने पर भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने का प्राविधान था। ठीक। मैं सबसे पहले ट्री प्रोटेक्शन एक्ट पकड़ा और हमने कुल 15 स्पीसीज को अभी रखा है प्रोहिबिटेड। अच्छा। और बाकी सारी स्पीसीज को अगर आपके अपने जमीन पर अगर वो पेड़ लगाएं तो आपको काटने के लिए कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहला। अच्छा। दूसरा, मैं चाहता था, चीड़ हमारे यहाँ बहुत मात्रा में है, और चीड़ एक ऐसा पेड़ है कि जो अपने नीचे पनपने नहीं देता पेड़ों को। लोगों ने भी चीड़ लगाया क्योंकि कॉमर्शियल भी था। तो चीड़, सेमल और तुन, मैं इन 3 पेड़ों को भी प्रतिबंध से मुक्त करना चाहता था। अच्छा, मतलब इनको काटा जा लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने कहा साहब कि हमारे फॉरेस्ट में मैक्सिमम यही पेड़ हैं, ऐसा ना हो लोग जंगल से काट के लाएं और बताएं कि अपनी अपनी जमीन से ला रहे हैं। तो इनके लिए इन 3 पेड़ों के लिए मैंने ये कर दिया कि ये 3 पेड़ के लिए अगर कोई परमिशन मांगेगा तो डीएफओ जांच करेगा, अगर उसके खेत में पाएगा तो कंपलसरी कर दिया कि परमिशन देनी कंपलसरी होगी। तो यानी कि कुल 12 पेड़ों के अलावा रेस्ट बाकी पेड़ जो हैं। सेमल में क्या प्रॉब्लम है इन दोनों में? और जो सेमल और दूसरा आपने बोला तुन, हाँ तुन, ये भी जंगल में बहुत है। अच्छा। ये दोनों पेड़ भी जंगलों में बहुत है। पहला ये काम किया, फिर फॉरेस्ट फायर थी, जंगले में आग पहले भी लगती थी। दूसरा, मुझे लगा कि हमको कहीं ना कहीं फॉरेस्ट फायर में जन सहभागिता को लाना पड़ेगा। तो फिर मैंने ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाने का निर्णय लिया। अच्छा। और पहले फेज में हम उन 572 जगहों पर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई है जहां आग लगने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, जो हमने हॉट स्पॉट चुने। और 30,000 रुपया पर कमेटी को इंसेंटिव देने का निर्णय लिया। और उस कमेटी में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में वन पंचायत के सरपंच, महिला मंगल दल के अध्यक्ष और युवक मंगल दल के अध्यक्ष, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कर्मचारी, ये उसके मेंबर रहेंगे, ताकि प्रधान जी को लगे कि उन्हें सम्मान भी मिला और लोगों को लगे हमें जिम्मेदारियां भी दी गई, और इसका बेहतर नतीजा हमें मिल रहा है। तीसरा, किस तरह से लोगों की आजीविका से जोड़ा जाए। हमारे राज्य में 11,230 के आसपास वन पंचायतें हैं। ये वन पंचायत का कंसेप्ट केवल उत्तराखंड राज्य में, बाकी देश के किसी राज्य में नहीं है। इन वन पंचायतों से 25 लाख आदमी जुड़ा हुआ है। तो मैंने लगा कि किसी तरह से लोगों की आजीविका से वन विभाग को जोड़ना चाहिए। तो वन पंचायतों में हम करीबन 628 करोड़ का हम हर्बल मिशन एक योजना लाए हैं, जिस हर्बल मिशन में हम प्रारंभिक दौर पे 500 वन पंचायतों में हम जड़ी बूटी की प्लांट्स लगा के उनकी खेती करवा रहे हैं। हमने वन पंचायत की ज़मीन पर फार्मिंग अलाउ कर दी कि वन पंचायत की ज़मीन पर उस वन पंचायत से जुड़े हुए लोग खेती कर सकते हैं, और खेती करने के बाद जो भी उस हार्वेस्ट करने के बाद जितना उनका प्रोडक्शन होगा, अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो हम वहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा देंगे। अच्छा। तो उनकी आजीविका से जोड़ने का काम ये किया। चौथा, इको टूरिज्म, कि किस तरह से स्थानीय लोगों की सहभागिता से हम इको टूरिज्म के माध्यम से उन्हें एम्प्लॉयमेंट दें, लोक रोजगार जिसको आप रोजगार मिले। तो इसमें हमने एक नई नीति बनाई जिसमें फॉरेस्ट इको टूरिज्म डेस्टिनेशन को तैयार करेगा। अच्छा। और तैयार करने के बाद लोकल लोगों की एक इको डेवलपमेंट कमेटी बनाकर ऑपरेट करने के लिए उनको सौंप देगा। ठीक। और उसमें 80% पैसा उन्हीं लोगों में बटेगा, 20% पैसा गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाएगा। और इस पर हमने कुछ जगह काम भी प्रारंभ कर लिया, और अभी 32 जो हमने 62 के आसपास स्पॉट आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें 32 हमारे ऑलमोस्ट तैयार है। अच्छा। जिसको हमने तैयार करके लोकल लोगों को ही देने का काम किया। तो पर्यावरण मित्र यात्रा जो है वो इसी का हिस्सा है? नहीं, पर्यावरण यात्रा तो अलग है। अच्छा। ये तो देखिए, हमारा एक बहुत स्पष्ट मानना है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बना के, क्योंकि विकास भी जरूरी है और अपना जो इकोलॉजी को बचाए रखना भी जरूरी है। पर्यावरण। तो 32 डेस्टिनेशंस को हम लोगों ने तैयार करने के बाद अब स्थानीय लोगों की ईडीसी बना के उनको ऑपरेट करने का जो निर्णय लिया, और उसमें मैंने आपसे कहा कि उसके लिए पहले जो था बराबर का शेयरिंग थी, अब 20% ही गवर्नमेंट को जाएगा रेवेन्यू में, 80% उन्हीं लोगों में, और उस डेस्टिनेशन को मेंटेन करने में लगेगा। अच्छा।
तो इसमें करीबन 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके इको टूरिज्म के माध्यम से 2 लाख लोगों को हम कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट देने का काम करेंगे। तो ये जो इस तरह के प्रयास हुए, और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात कर रहा था। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में देखिए, आज फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए हम लोगों के यहाँ जो फॉरेस्टर होते हैं, ये इन फॉरेस्ट डिविजन्स को इनको सेक्शन कहा जाता है, जहाँ पे वन दरोगा जिसका एक प्रभारी होता है। तो हर सेक्शन में जहाँ पे हमारे फॉरेस्टर की नियुक्ति है, हर उसमें हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम करने शुरू किए। और फॉरेस्ट फायर और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए किस तरह लोगों को करना चाहिए, किस तरह जनता की सहभागिता हो, उसको लेकर के हजारों हम समय ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज़ और की फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन के लिए, कि हर जिले में 3 अवार्ड्स देने शुरू किए हैं। 1 लाख रुपए का पहला, 75 रुपीज़ का दूसरा, 75,000 का दूसरा और 51,000 का तीसरा, यानी 39 अवार्ड्स स्टेट में, ताकि जो ग्रुप जो फॉरेस्ट फायर के मिटिगेशन में जिनका सहभागिता होगी, तो बेहतर सहभागिता वाले हर जिले में 3 लोगों को अवार्ड, 3 ग्रुप या लोगों को अवार्ड करने का काम करेंगे, सो दैट कि एक पब्लिक में एक मैसेज जाएगा, लोग इंस्पायर होंगे कि जनता फॉरेस्ट को बचा करके सरकार उनका सम्मान कर रही है। लेकिन इससे कहीं वन विभाग के कर्मियों में विपरीत असर न जाए, इसलिए 39 अवार्ड्स उनके लिए भी रख दिए। कि जो फॉरेस्ट के हमारे जो भी कर्मचारी हैं, वो जिनकी सहभागिता रहेगी उन्हें भी 3-3 अवार्ड हर जिले में दिए जाएंगे। तीसरा, जो हमारे फॉरेस्ट में फायर वॉचर्स लगते हैं फायर सीजन में, तो वो कई बार दुर्घटना, जैसे विगत वर्ष दुर्घटना में 4 लोग चले गए थे, तो उस समय 2-3 लाख रुपए का इनका इंश्योरेंस था। मैंने कंपलसरी कर दिया कि 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस हर फॉरेस्ट फायर वॉचर का करना कंपलसरी कर दिया, एक सबका सामूहिक बीमा करा के, और वो अगर कुछ दुर्घटना हो गई तो कम से कम उनके परिवार को थोड़ा सहारा मिल जाए। इसके अलावा अभी कॉर्बेट में भी हमारा है, कॉर्बेट में भी बड़ा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है। हमारे कई कर्मचारियों को कई बार जानवरों ने अपना निवाला बनाया, तो कल ही हमने निर्णय लिया कि कॉर्बेट के कर्मचारियों का भी 10 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, ताकि ऐसी स्थिति में उनको थोड़ा सहारा कहीं से मिल जाए। तो जन सहभागिता, मेरा यह हमेशा मानना रहा कि जन सहभागिता ही अकेले ऐसी है जिससे हम फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में, संरक्षण और संवर्धन दोनों में काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ वन विभाग पे एक बड़ा आरोप होता था कि वन विभाग साहब पेड़ लगाता नहीं है और खड्डे के पैसे भी ले लेता है और पेड़ों के भी लगा देता है। तो मुझे इस बात की खुशी भी है, और निश्चित रूप से एक बड़ा ये कदम जो है रेवोल्यूशन लाएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। हमने डिपार्टमेंटल जो हमारी वेबसाइट है, कंपलसरी कर दिया हर डिवीजन के लिए कि आपने प्लांटेशन कहाँ कहाँ क्या किया, वो सारा का सारा आपको पब्लिक डोमेन में डालना पड़ेगा। और ये भी कर दिया कि उसमें हम लोगों ने जो शेयर होता है कि किस स्पीसीज का, किस प्रकार की स्पीसीज का कितना पार्ट रहेगा, यानी फलदार पेड़ कितने % लगेंगे, कितने चारा वाले पेड़ लगेंगे, कितने जमीन को रोकने वाले पेड़ लगेंगे, इसका भी एक को बना दिया। और सबको इनको ये उसको अपलोड करना पड़ेगा वेबसाइट में, ताकि पब्लिक डोमेन में दिखे। और जब पब्लिक की नज़र सीधे सीधे आएगी तो नेचुरली जो ये आरोप है ये सही है या गलत है, मैं इस पर नहीं जा रहा, पर इस पर बहुत सुधार होगा। दूसरा, डीएफओ को अपने ऑफिस में बैठ के मॉनिटरिंग करने का अवसर मिलेगा। सीएफ को डीएफओ की मॉनिटरिंग करनी होगी अपने, तो वहाँ अपने ऑफिस से बैठ के मॉनिटरिंग कर सकता है। इसी तरह मैं मंत्री कोई भी हो और हॉफ कोई, हेड ऑफ फॉरेस्ट कोई भी हो, वो बैठे बैठे इस चीज़ की मॉनिटरिंग करके इसकी प्रगति को देख सकते हैं कि नर्सरी में हमारे यहाँ कितने पेड़ लगे हैं। नर्सरी पॉलिसी और प्लांटेशन पॉलिसी दोनों में आमूलचूल परिवर्तन करके इसको पब्लिक डोमेन में डालने का निर्णय लिया। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। निश्चित रूप से आने वाले समय में फॉरेस्ट के लिए ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा। हरेला में, हमारे यहाँ हरेला मनाया जाता है। हरेला में जब मैं पहले साल जब मंत्री बना तो ये निर्णय ले लिया कि 50% फलदार पेड़ लगाना कंपलसरी है। अच्छा। क्योंकि आप देखिए, जो ये जानवर जो माइग्रेट किया, इस तरह मनुष्य माइग्रेट किया ना, अर्बनाइजेशन हुआ, आदमी का गांव से शहर में आया, ये जानवरों का नेचर भी हुआ। लेकिन उनके नेचर के पीछे कारण भी ब्रेड और बटर प्रॉब्लम थी। जिस तरह गांव में रोजगार नहीं मिला कहीं ना कहीं, इसलिए लड़का वहाँ का आदमी भागा, कोई दिल्ली गया, कोई देहरादून गया, कोई मुंबई गया। उसी तरह ये जानवर, जब वहाँ पर फलदार पेड़ खत्म हो गए
तो आखिर उनको खाना तो था, छोटे जानवर जिसको फलदार चीज़ें खानी है, तो वो बस्ती की तरफ गया और जब उसने इंसान का चटपटा खाना खाया तो उसको लगा बड़ा बेवकूफ़ आदमी जो जंगल में रहा, और नमक चीनी घी वाला खाना मिलना शुरू हुआ। और उसका कारण क्या हुआ, जब छोटा जानवर जो बड़े जानवर का खाना था, जब वो आबादी की तरफ चला गया तो अपने खाने की तलाश में बड़ा जानवर भी आबादी की तरफ आ गया, और उसको भी जहाँ इंसान का खून चखा वो आदमखोर बन गया। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि अब जो फलदार पेड़ हैं वो जंगलों में लगाए जाएंगे ताकि छोटे जानवर भविष्य में रुक सके। दूसरा, हमारे यहाँ किसानों का बड़ा रोना है कि साहब सुअर और बंदर फसल खत्म कर देते हैं। 10 साल पूर्व एक मिशन मंकी शुरू हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7 सालों में करीबन 35,000 के आसपास स्टरलाइजेशन हुआ। बंध्याकरण का करना था बंदरों का, ताकि इनकी पॉपुलेशन को रोका जा सके। मुझे खुशी है कि हमने पिछले 3 सालों में करीबन 80,000 के ऊपर स्टरलाइज किया है बंदरों को, और इस वर्ष का टारगेट हमारा 40,000 है। अच्छा। तो यानी एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत 5-7 साल के बाद इसका रिजल्ट दिखेगा, जब बंदरों की पॉपुलेशन लगातार धीरे धीरे कम होने लगेगी। दूसरा, सुअर था। सुअर को पहले नियम था कि साहब सुअर अगर मरा तो वो मरा हुआ आपके खेत में मिलना चाहिए। अब सुअर आप जानती बड़ा सख्त है, लोग कई कहते हैं ना इसका कलेजा बड़ा सुअर का है। तो सुअर को अगर आप गोली मारेंगे तो मालूम हुआ वो 1 मील दूर जाकर दम तोड़ेगा। तो अगर तो आपके खेत में सुअर था, आपने गोली मार दी और वो 1 मील दूर हुआ, तो आप तो अपराधी हो गए। ये आपने जंगल में जाके मारा है। तो ये एक बड़ा समस्या थी, लेकिन हमने अब इसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज किए पावर्स, और वन दरोगा के स्तर पर सुअर को मारने की अनुमति देने का प्राविधान कर दिया, ताकि जो वो गांव के लोगों की एक्सेस में है। क्योंकि वन दरोगा, मैंने आपको बताया, जो एक सेक्शन है हमारा, वो वन दरोगा उसको हेड करता है, और वन दरोगा एक डिवीजन में सैकड़ों है। तो लोगों के एक्सेस में है वन दरोगा के लेवल तक हमने उसको मारने का आदेश देने का अधिकार दे दिया वन दरोगा को। तो इससे निश्चित रूप से लोगों को मदद मिलेगी और इन समस्याओं का भी समाधान हो पाएगा। चौथा, जो सबसे बड़ी बात थी, वर्क कल्चर। मैं जिस दिन पहली बार वन मंत्री बन के मैंने मीटिंग ली तो मैंने 2 बातें कही थी। मैंने पहली बात ये कही थी कि द इरा ऑफ ट्रांसफर इंडस्ट्री इज ओवर, कि अब ट्रांसफर इंडस्ट्री नहीं चलेगी। और परफॉर्मेंस बेस्ड पोस्टिंग देने की जो मैंने बात की, आज 3 सालों में जो हमको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, इसके पीछे ये भी है कि अच्छे अधिकारी को अच्छी पोस्टिंग, और जो अधिकारी काम करने में थोड़ा उसको उसके हिसाब से पोस्टिंग। दंडित करने का काम भी किया। पहली बार पीसीसीएफ रैंक के अधिकारी को निलंबित करने का काम किया, डीएफओ को जेल भेजने का काम किया, एक आईएफएस अफसर की नौकरी लेने का काम किया। तो ये एक वर्क कल्चर डेवलप करने के लिए हमने ये किया, और इसके परिणाम हमें मिल रहे हैं। आज हमारा कर्मचारी अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं। जो नई पोस्टिंग आई, तो मेरा एक बहुत आप लगा लीजिए कि सीधे डायरेक्शंस थे कि पहली कोशिश करो जो जहाँ का रहने वाला है उसके सराउंडिंग में उसको पोस्टिंग दे दो, ताकि वो शुरुआत में नौकरी करते दौड़ना शुरू ना करे, और ये लाल फीताशाही के चक्कर में पड़ के वो भी करप्ट ना हो जाए। तो पोस्टिंग में भी हमने पारदर्शिता दिखाई। इसके अलावा जो अधिकारियों का हमारे यहाँ खौफ होते हैं, अब सिलेक्शन की पोस्ट है तो बड़ा प्रेशर ही पड़ा, लेकिन मैंने कहा मैं सीनियरिटी से खिलवाड़ नहीं करूँगा, जो सीनियर है वही हॉप बनेगा। तो इससे उन लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना भी महसूस हुई। अदरवाइज आप जानते हैं पॉलिटिक्स में इसको पटक के दूसरे को बना दिया, सुपरसीड कर दिया। मैं कहा ये कुछ नहीं, अगर कोई नालायक होगा, निकम्मा निकलेगा तो हटाने का अधिकार गवर्नमेंट पे है। तो एटलीस्ट उनकी सीनियरिटी का सम्मान करो। तो सीनियरिटी का सम्मान करके एक पारदर्शिता दिखाने का काम किया। तो कुल मिला के मेरा ये था कि अब वर्क कल्चर बनाने के लिए आपको कई चीज़ें करनी पड़ेंगी। उसके लिए जो सबसे पहली बात है कि अच्छे अधिकारियों को अच्छी पोस्ट मिले, ट्रांसफर में कोई लेन देन पे ट्रांसफर ना हो। तीसरा, अगर कोई आदमी गलत है तो उसको उसके हिसाब से पनिश करने का काम करो। चौथा, पीपुल फ्रेंडली पॉलिसीज बनाओ, और केवल इसको निर्णय कागजों में नहीं लेना है, इसको धरातल पर उतारना है। तो इन 3 सालों में मुझे खुशी है कि हमने इन सब चीज़ों को धरातल पर उतार के कहीं ना कहीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, जो आज, क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें, दुनिया के सामने आज सबसे बड़ा चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज।
पानी वाटर लेवल आपका लगातार नीचे जा रहा है, ग्लेशियर्स लगातार पीछे जा रहे हैं। ऐसी जंगलों हालत, को बचाना होगा ऐसे में। और ये हमारा सवाल नहीं है, हम लोग तो जितना काफी जिंदगी बिता चुके हैं, जो आने वाली पीढ़ी है इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा खुली हवा में सांस लेना। इसलिए आज मैं समझता हूँ हमेशा से ज्यादा जिम्मेदारी आज पर्यावरण को बचाने की है, और पर्यावरण के जो ये कैरियर हैं हमारे अधिकारी कर्मचारी, इनको मेंटली आप कितना खुश रखो, कितना साउंड रखो, और वातावरण कैसे जनता के साथ ठीक हो, ताकि जन सहभागिता के साथ इन पर हम लोग विजय प्राप्त कर सकें। एक बात बताइए, अब इस साइंटिफिकली अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी का आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं? चाहे वो जंगलों में अंदर भाई कहीं गैर कानूनी तरीके से पेड़ तो नहीं कट रहे हैं, जानवरों की क्या संख्या है वो तो घट नहीं रही है अब नॉर्मली, या शिकार तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए आप टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल? देखिए, आपको ध्यान होगा मन की बात के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने IIT रुड़की के बच्चों की एक बात की थी कि ये ऐसा कोई सिस्टम बनाए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो एंटी पोचिंग में भी काम करेगा, जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम भी करेगा, और जो फॉरेस्ट फायर के मामले में भी अलर्ट देने का काम करेगा। तो हमने उसी के आधार पर कॉर्बेट पार्क में हमारा पूरा वो चल रहा है, वही IIT के बच्चे वो कॉर्बेट पार्क में इसका काम कर रहे हैं, और एंटी पोचिंग के लिए चाहे वो GIS सिस्टम से हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ बहुत इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, क्यों? क्योंकि बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो डेंस फॉरेस्ट में उसके अंदर क्या चल रहा है ड्रोन से नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन आपका कैमरा ट्रैपिंग, तो ये तमाम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हम कर रहे हैं। और इस तरह की घटनाओं में अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 सालों में काफ़ी कमी भी आई है, और हमने काफ़ी लोगों को हवालात के पीछे पहुंचाने का काम किया है। CM अब लगातार कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, उत्तराखंड को बिल्कुल करप्शन मुक्त बनाएंगे। वन विभाग में इसको लेकर आपने क्या किया? क्योंकि वन विभाग के लिए हमेशा ये माना गया है कि भाई बहुत भ्रष्टाचार की हमेशा मैं माना। आपसे यही कहा ना, देखिए मेरा मानना है करप्शन ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता। नीचे तो बहुत थोड़ा करप्शन है, चाय पी ली, समोसा खा लिया, बहुत हद हो गई तो किसी ने बोतल मांग ली। करप्शन ऊपर से आता है जी। और करप्शन तब आता है जब आप ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेने का काम करते हैं, क्योंकि जो अधिकारी पैसा दे करके पोस्टिंग पाएगा वो वहाँ जाके कमाएगा, जितना आपको दिया उससे कई गुना कमाएगा, क्योंकि आपको दिया फिर अगले ट्रांसफर के लिए भी डिपॉजिट करना है, और केवल वो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा नहीं कमा रहा, वो इसलिए दे रहा है कि उससे दुगना उसे अपने लिए कमाना है। तो मैंने आपसे कहा कि ट्रांसफर, मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि द एरा ऑफ ट्रांसफर इंडस्ट्री इज ओवर, और प्रभु की कृपा है कि 3 साल तक वो आज की तारीख तक मेंटेन्ड है, और सारे अधिकारियों को मालूम है कि यहाँ पर चलेगा नहीं। तो आपको लगता है अवैध कटाई या ये सब चीजें नहीं हो रही हैं? फॉरेस्ट ऐसे मैं एकदम नहीं बोल सकता, ठीक है, फॉरेस्ट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, 71% भूभाग आपका हमारे राज्य का फॉरेस्ट में है। अब फिर क्योंकि जैसे खबर आती है आप उस समय इमीडिएट आप एक्शन लेते हैं। अब अगर 4 मिली भगत करके काट रहे हैं, आप पे खबर ही नहीं आ रही है, तब क्या कार्रवाई कर लेंगे? देखिए, आप पूरे सिस्टम को एक साथ नहीं सुधार सकते, धीरे धीरे आप अगर वर्ल्ड कल्चर डेवलप करोगे तो ये चीज़ें कम होंगी, लेकिन इतना हजारों कर्मचारी हमारे यहाँ हैं, कहाँ क्या हो रहा है उसको मॉनिटर करना एकदम बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन फिर भी हमारा, क्योंकि जितने लोगों को मालूम है मेरा 24 घंटे फ़ोन उठता है, व्हाट्सअप खुला है, तो व्हाट्सअप में सूचना आती है, मैं इमीडिएटली उस पर इंक्वायरी करता हूँ, और इंक्वायरी के बाद उसमें एक्शन भी लेने का काम करता हूँ। अगर आप कहो तो अभी अपना मोबाइल दिखा के अभी भी पिछले 3-4 दिन के दिखा दूँ कि जो मेरे खबरें आई है मैंने इमीडिएटली उसको फॉरवर्ड कर दिया अपने ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर कंसर्न है, कि इसमें तत्काल कार्रवाई करिए। फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं? देखिए था फॉरेस्ट कवर, मतलब इस बात का अब थोड़ा सा मैं एक सामान्य आदमी की तरह भी बात करूँगा। देखिए, राज्य बना, राज्य बनने के बाद हमारे राज्य में फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ा, और हम डेवलपिंग स्टेट है, हमें अभी आगे बढ़ना है, और हमारे पास आज जमीन नहीं है, हम पे लैंड बैंक नहीं है, तो डेवलपमेंट बिना जमीन के तो आप कर नहीं पाएंगे। तो आज मुझे लगता है कि हम इतने ही फॉरेस्ट को मेंटेन कर लें जितना है, इसको बढ़ाने की हमको सोचनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसको मेंटेन करना
अपने आप में मैं समझता हूँ सफिशियंट है। क्योंकि आपको डेवलपमेंट, आज इंडस्ट्री को ज़मीन चाहिए, हमारा टूरिज्म स्टेट है, अगर होटल इंडस्ट्री आएगी उनको लैंड चाहिए, आपकी AI का ज़माना आ गया, अगर AI बेस्ड इंडस्ट्री जाएंगी तो लैंड चाहिए। और जनरल डेवलपमेंट, सड़कें बन रही, वो कर रही, सब में जंगल पेड़ कट रहे हैं एक सब। चीज़ आपको कहना चाहूँगा, देखिए थोड़ा मैंने भारत सरकार के प्लेटफॉर्म में भी 2-3 बारी बात करी। हमारे यहाँ 2 तरह, अभी मैं चंडीगढ़ में पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में था, वहाँ पर भी मैंने बात की, जो सेंट्रल PSUs हैं, इनको अगर सेंट्रल प्रोजेक्ट कोई है उसमें फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर होनी हो तो उसमें प्रोविजन है कि आपको उतनी ही डिग्रेडेड लैंड पे प्लांटेशन करना है। और अगर स्टेट प्रोजेक्ट है, स्टेट PSU है, तो आपको उतनी ही लैंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देनी है। मैंने कहा डिस्पैरिटी खत्म करिए, पैरिटी लाइए, हम भी डिग्रेडेड लैंड को अपग्रेड करेंगे। क्योंकि जमीन, देखिए डेवलपमेंट होना है, हमको जमीन चाहिए, सड़कें बन रही हैं, तो उतनी ही जमीन देनी पड़ेगी, तो आखिर कहाँ से हम ला के देंगे। इसलिए थोड़ा सा इसमें पैरिटी लाने की मैंने वकालत की है। केवड़िया में प्रधानमंत्री जी थे, मैंने उस प्लेटफॉर्म पे भी वकालत की। उसके बाद वन मंत्री जी के सामने कई बार वकालत कर चुका हूँ। और अभी पावर सेक्टर की जो मीटिंग थी, वहाँ पर भी ये बात आई, क्योंकि जो स्टेट PSU हमारा है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, उसको अगर कोई लाइन बिछानी होती है तो उसको फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर कराने के लिए उतनी लैंड देनी पड़ेगी। लेकिन अगर सेंट्रल PSU है, सपोज NTPC NPCC बना रहे हैं, या पावर ग्रिड बना रहा है, या अब तो प्राइवेटाइजेशन भी कर दिया उन्होंने लाइन पावर इसका, ये आपका ट्रांसमिशन लाइन्स को बनाने का, तो उनको केवल उतनी ही डिग्रेडेड लैंड को अपग्रेड करने का प्राविधान है। तो इसीलिए जो आपने कहा कि फॉरेस्ट कितना कवर बढ़ाने के एरिया बढ़ाएंगे, तो मैं सोचता हमारी गुंजाइश नहीं कि फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ाएंगे। तो पर्यावरण मित्र यात्रा ये क्या है? ये पर्यावरण मित्र यात्रा ये है, हम पर्यावरण मित्र बनाए, जो चाहे प्लास्टिक का उपयोग हो, चाहे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है मिशन लाइफ, चाहे आपका रिसाइकिल इकोनॉमी। उन्होंने कहा कि आप जो हमारा वेस्ट है, वेस्ट से को कैसे हम अपनी लाइवलीहुड से जोड़े कि हमारी इकोनॉमी को वेस्ट से भी मदद मिले। अच्छा, वेस्ट को रिसाइकिल अगर आप करेंगे, और हमारे यहाँ शुरू हुआ है तो कई महिला जो संगठन है वो वेस्ट से रिसाइकलिंग करके कमाई कर रहे हैं। और इसी तरह से मिशन लाइफ का है कि प्लास्टिक अगर ये मिले, और हमारे जो पूरे, कल ही मैंने एक डे फॉर यस्टरडे, परसों एक ग्रुप को जो 10,000 जूट के बैग लेके निकला है और 30 यात्रियों को जूट के बैग दे रहा है कि प्लास्टिक को छोड़िए, उसमें है किल प्लास्टिक। तो प्लास्टिक को किल करने के लिए किस तरह आप जूट के बैग इस्तेमाल करिए, क्योंकि प्लास्टिक ज़मीन के अंदर जो वाटर लेवल गिरा, इसका बहुत बड़ा कारण प्लास्टिक है। हमारे जो खाने में ये जहर आना शुरू हुआ, जो कैंसर की बीमारियां बढ़ी, इसका कारण प्लास्टिक है। क्योंकि तो प्लास्टिक को इस जो अवेयरनेस लोगों के बीच लाए पर्यावरण के बचाने के लिए, वही पर्यावरण मित्र हैं। आप भी और मैं भी पर्यावरण मित्र हैं। तो पर्यावरण मित्र तो ये एक मैसेज है कि पर्यावरण को किस तरह बचाया जाए और उसके आम आदमी उसका कैरियर बने। ठीक है। टेक्निकल एजुकेशन पे अगर मैं बात करूं तो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या क्या काम कर रहे हैं, या कुछ अभी कोई नई पहल है क्या राज्य में? देखिए काफ़ी पहले की हमने देखिए टेक्निकल एजुकेशन में जब मैं मंत्री बना तो यहाँ पर बाबा आजम के ज़माने के सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल यही स्ट्रीम चल रही थी। तो आने के बाद मैंने सबसे पहले जो आज इमर्जिंग हमारे वो हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक इंजीनियरिंग, गेमिंग एंड इनोवेशन, डेटा साइंस, इसको मिला के 10 ट्रेड हमने नए शुरू किए इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी। अच्छा। और पॉलिटेक्निक्स में भी। और सबसे बड़ा जो मैंने काम किया, हमारे यहाँ UTU है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये केवल एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी और सारे कॉलेजों को इसी के नाम की डिग्री देनी थी। और बाकी जो 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, उनका जो BOG है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उसका चेयरमैन मंत्री होता था। मैंने उनमें 6 कॉलेज यूनिवर्सिटी को देने का काम किया। यूनिवर्सिटी के कैंपस कॉलेज, कोई मिनिस्टर अपनी पावर नहीं छोड़ता। मैंने इसलिए कि उन कॉलेजों में एक वो यूनिफॉर्मिटी आ जाए और एक समान सिलेबस पे काम करें, तो उसको यूनिवर्सिटी को दे दिया। तो आज वो यूनिवर्सिटी के, आज ये UTU जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो 7 कैंपस कॉलेज के साथ चल रही है। तो उसके बाद इनमें जो पॉलिटेक्निक्स में हमने
एक सेल खोला, एम्प्लॉयमेंट सेल, कि ताकि बच्चों को किस तरह से जॉब दिला सकें। इंडस्ट्रीज के साथ बैठक करी और बैठक करने के बाद उनसे कहा कि हमें आप डिमांड बताइए अपनी, ताकि हम डिमांड बेस बच्चे आपको दें जो आपकी इंडस्ट्री के काम भी है और बच्चों को आप एम्प्लॉयमेंट भी मिले। और यही कारण है कि हमने, आप लगा लीजिए, एम्प्लॉयमेंट सेल और खोलने के बाद और जो हम रोजगार मेला करते हैं, करीबन 68% से लेकर 70% बच्चों को फाइनल ईयर का रिजल्ट आने से पहले एम्प्लॉयमेंट देने का काम करवाया। अच्छा। तो हमारे यहाँ डिप्लोमा होल्डर्स को अच्छा इस समय है। इस वर्ष भी कुमाऊं में और गढ़वाल में दोनों जगह जो हमने रोजगार मेले किए, उसके माध्यम से करीबन 70% बच्चे अब तक रोजगार पा चुके हैं और अभी एग्जाम्स होने बाकी हैं। तो किस तरह बच्चों को नौकरी मिल जाए। और एक बहुत बड़ा काम हमने ये किया, जो आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की अहमदाबाद में है, उनसे बच्चों को हर पॉलिटेक्निक में वो बच्चों को ट्रेन करेंगे। अच्छा। और आईआईटी दिल्ली से पूरा पॉलिटेक्निक का सिलेबस तैयार करवाया और उसको लागू कर दिया। अच्छा। तो मेरा ये था कि आज के बच्चे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इनकी जानकारी हो, दूसरा बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। इसलिए उत्तर प्रदेश में इतना खर्चा नहीं हुआ टेक्निकल एजुकेशन में जितना हमने उत्तराखंड में किया। 500 करोड़ की लागत से हमने तमाम जो पॉलिटेक्निक्स हमारे हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको लेबोरेटरी, उनको डिजिटल लैब्स, ये सारा देने का काम किया, ताकि एक, क्योंकि बच्चे पर आप देखेंगे बच्चे पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और उसको अगर फैसिलिटीज पूरी मिल रही हैं तो वो फैसिलिटीज मिलेंगी तो निश्चित रूप से बच्चे को। और टीचर तो हमने पद खाली थे, पब्लिक सर्विस कमीशन 5-5 साल में देता है, तो संविदा पे लगाने का निर्णय लेकर हर इसको प्रिंसिपल को ऑथराइज कर एक सर्विस है आउटसोर्स की, और प्रिंसिपल को करके जितने पद खाली आप इससे मांग लो, ताकि बच्चों को पर्याप्त संख्या में टीचर मिले। तो आज इसका परिणाम मिला है। और टेक्निकल एजुकेशन में मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि आज हमारी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर रही है। हमारे दो जो एक एडोकिज्म था, हर कॉलेज में जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज थे, प्रभारी डायरेक्टर। देखिए, कभी भी आपकी एडॉक जो हालात हैं, ये एडॉक निर्णय लेने में कहीं ना कहीं हर्डल पैदा करते हैं। तो एक तो एडोकिज्म खत्म किया और सब जगह प्रॉपर इंटरव्यू लेकर के डायरेक्टर्स की नियुक्ति की, और मैं स्वयं इंटरव्यू में बैठा ताकि किसी तरह की कोई पार्शलिटी ना हो। तो आज हम पे सब कुछ मिला करके इंफ्रा भी अच्छा है, डायरेक्टर्स अच्छे हैं, टीचर्स अच्छे हैं, पर्याप्त संख्या में टीचर्स हैं, और जो इमर्जिंग हमारी स्ट्रीम्स हैं वो सारे हमारे राज्य में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, एक और आपकी बहुत अहम जो जिम्मेदारी है वो भाषा। आजकल तो वैसे इतना भाषाओं का विवाद चल रहा है, और क्या होता है नई पीढ़ियां कई बार अपनी क्षेत्रीय भाषाएं या बोलियां, क्योंकि सब हिंदी इंग्लिश पे चले गए, तो उत्तराखंड राज्य की जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं बोलियां हैं उनका संरक्षण रहे, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? मुझे जब भाषा मिली मेरी समझ में नहीं आया मुझे करना क्या है। खैर उसके बाद जब घुसा तो देखा इसमें तो बहुत काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, साहित्य एक ऐसी चीज है, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो किताबों में गद्य के रूप में हो, जनता को दिशा देकर दशा बनाने का काम करता है। आज़ादी में भी बहुत बड़ा हाथ साहित्य पत्रकारिता का रहा, बहुत बड़ा हाथ साहित्य का रहा, कविताओं का रहा, जिन्होंने लोगों को प्रेरणा देने का काम किया। और दूसरा कि जिसकी अपनी भाषा नहीं है वो आदमी कभी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैंने पहले इसमें आकर के हमने ये तय किया कि गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी, इन सब में साहित्यकारों के लिए अवार्ड रखना शुरू किए। और हमारा राज्य इस समय पूरे प्रदेश देश में कहीं नहीं हो रहा है। हमारा राज्य सारी 7 भाषाओं में हर वर्ष उस भाषा एक जूरी बना करके वरिष्ठ लोगों की, जिसमें सारी क्षेत्रीय भाषाएं भी हैं, क्षेत्रीय भी हैं, सबको बना करके और अवार्ड देने का काम कर रहा है। दूसरा, उसमें जो जूरी है वो पूरे देश के बेहतरीन साहित्यकारों की जूरी है, ताकि कोई पार्शलिटी ना हो। उसके बाद ये हुआ कि नए बच्चों पर कैसे ध्यान जाए, तो नवोदित साहित्यकार के लिए भी अवार्ड देने का निर्णय हमने लिया। और फिर ये लगा कि एक और इनाम देना चाहिए, तो फिर एक उत्तराखंड साहित्य सम्मान गौरव वो 5,51,000 का, वो सब जो वो हर फील्ड में जो सब बेस्ट है उसको दिया जाएगा। फिर मुझे ये महसूस हुआ कि साहित्यिक देव, कवि और ये साहित्यकार जो हैं, क्योंकि मैं इलाहाबाद में देखा हूँ, शैलेश मटियानी जी और सूर्यकांत निराला जी ने बहुत गरीबी में अपने दिन बिताए और साहित्य के माध्यम से देश की बहुत बड़ी सेवा की। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ऐसे साहित्यकारों के साथ भी सरकार को खड़ा होना चाहिए। तो हमने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 5 लाख रुपए का हर वर्ष देने का निर्णय लिया, जो ऐसे साहित्यकारों को मिलेगा जिन्होंने जिंदगी बड़े कष्ट में बिताई।
और इसके अलावा हम डिबेट करा रहे हैं हिंदियों में, गढ़वाली में, कुमाऊनी में, स्कूलों में, ताकि नई पीढ़ियां भी जुड़ी रहे उससे। उन बच्चों को अवार्ड देते हैं। तो भाषा के मुझे इस बात की खुशी है कि आज उत्तराखंड में भाषा में जो काम हो रहा है इसको पूरा देश सराह रहा है कि उत्तराखंड में भाषा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। और क्योंकि आज हमारी गढ़वाली और कुमाऊनी बोली जिसको हम चाहते हैं भाषा बने और इसको संविधान के 8वें अनुच्छेद में भाषा का दर्जा मिले, इसके लिए हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह जी से स्वयं मैंने, मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है कि इसको, क्योंकि इनका कहता है कि इसकी लिपि नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तमाम भाषाएं ऐसी हैं जिनकी लिपि देवनागरी ही है। तो हमारी भी देवनागरी के शब्द वही है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको भाषा का दर्जा मिल जाए ताकि राज्य को एक अपनी भाषा होगी तो निश्चित रूप से राज्य को इसमें गर्व होता है। जी 25 साल का सफ़र इस राज्य ने तय किया है, जिम्मेदार पदों पर आप रहे हैं। आप अगले 25 साल के लिए क्या सपने हैं आपके उत्तराखंड को लेकर? देखिए, मतलब आपका डिपार्टमेंट ही नहीं बात मैं कर रही हूँ, ओवरऑल मैं पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ। मैं जब 2000 में विधायक बना तो मैंने नरेंद्र नगर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैंने नरेंद्र नगर से 10 किलोमीटर ऊपर जंगल में, जहाँ रास्ते नहीं थे, पैदल सारे अधिकारियों को जाना पड़ा। मैं भी 10 बार पैदल जाकर उस जगह को ढूंढा था। पुलिस, इस राज्य का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज खोला और लोगों ने कहा इतना जंगल में मंगल क्या कर रहे हो, क्या टाइम बताएगा। आज वो पर्टिकुलर रीच जिसमें मैंने पीटीसी खोला था, 10 5 स्टार होटल इस राज्य में किसी एक क्षेत्र में जगह पे 10 5 स्टार होटल, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हाईएस्ट नंबर ऑफ 5 स्टार होटल्स। उसके अलावा मैंने नरेंद्र नगर से 10 किलोमीटर दूर नवोदय विद्यालय खोला। उसके अलावा दूसरे डायरेक्शन में ऑर्गेनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला, तीसरे डायरेक्शन में लॉ कॉलेज खोला। तो ये और एक नरेंद्र नगर से देहरादून आने के लिए एक रोड बनाई, नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड। तो वो इसलिए क्या था कि 20-25 साल में एक्सपेंड करे। इसी तरह राज्य में भी अब अगले 25 साल के लिए बिल्कुल मैंने यही कहा ना, अर्बनाइजेशन ऑफ द रूरल एरिया। ओके, क्योंकि हमारे राज्य की सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेशन। एक मानव का चरित्र, नेचर है, उसकी इच्छाएं हैं, उसको आप रोक नहीं सकते। आप तो रह रहे हैं बड़े अच्छे शहर में और गांव वाले से उम्मीद करते हैं कि वो शहर की तरफ ना जाए, तो या तो उसको सुविधाएं दो। तो मैंने स्वयं अपने क्षेत्र में भी ये कंसेप्ट का काम किया कि किस तरह से हमारे यहाँ न्याय पंचायती होती है, पट्टियाँ को कहते हैं, कि हर पट्टी का अपना एक नगर बने। अच्छा। और एक नगर मैंने 2004 में शुरुआत की थी उसको फोकस करके। आज वो एक भविष्य के बड़े शहर की तरफ गजा आगे बढ़ रहा है। तो मेरा कहना है, एक हमारा दोगी क्षेत्र है, उसमें एक बागी है, वहाँ मैंने डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI, पशु अस्पताल, हॉस्पिटल, तमाम चीज़ें दी, तहसील, कि ये आने वाले समय में, और उनके बीच काफ़ी दूरी रखी निर्माण में कि ताकि ये एक बिल्कुल कॉम्पैक्ट ना हो जाए, एक्सपेंशन उसका हो। तो अब वो आने वाले समय का वो भी उस पट्टी का शहर बनेगा। तो आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आपको ग्रामीण क्षेत्रों के नज़दीक सुविधा युक्त शहरीकरण की आवश्यकता है। जब आप शहरीकरण करेंगे तो उस इलाके का आदमी वहाँ जाके पलायन करेगा, क्योंकि अगर सीमाएं खाली हो गई तो ये पूरे देश के लिए बड़ा खतरनाक है। आपको ध्यान होगा, कारगिल की लड़ाई में फौज ने नहीं पकड़ा था पाकिस्तानियों को, एक चरवाहे ने पहचाना था कि पाकिस्तानी घुस आए। स्थानीय लोग जब तक रहेंगे वो तब तक सीमाएं सुरक्षित हैं। तो आज हमको पलायन रोकने के लिए किस तरह हम वहाँ पर रोजगार दें, अवस्थापना सुविधाएं दें सारी। और उसके लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ा तरीका है अर्बनाइजेशन, और शिक्षा और स्वास्थ्य के सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों का फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य पे है। ठीक है, तो ये चीज़ें, और निश्चित रूप से बहुत संभावनाएं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ टेरी लेक है। टेरी लेक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लेक है जी। हमारे यहाँ दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर तो हम नंबर 1 हैं, लेकिन दुनिया का बहुत बढ़िया राफ्टिंग का सेंटर हमारा है जो मेरी विधानसभा में है। आज देश दुनिया के सारे राफ्टर्स आकर के ऋषिकेश से लेके कौडियाला तक, जो आपने देखा पिछले साल, देश का नंबर 1 डेस्टिनेशन जहाँ 60 लाख यात्री आए, वो राफ्टिंग के कारण आए हैं। तो आज राफ्टिंग को, और हमारा एडवेंचरस टूरिज्म है, हमारे यहाँ रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म है, हमारे यहाँ वेलनेस टूरिज्म है, हमारे यहाँ योगा टूरिज्म है, हमारे यहाँ होटल, ये आपका इको टूरिज्म है। तो किस तरह से इन सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर करके धरातल पे लाके इस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएं, इस पर हम लोग काम करना चाहिए।
चलिए, चलते चलते मुझसे नहीं, आप अपने राज्य की जनता से 25 साल पूरे होने पर आप क्या कहना चाहते हैं संक्षेप में? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे इस यात्रा में राज्य निर्माण की बात की, मुझे तो पूरी यात्रा में सहभागी बनने का अवसर मिला। आज जिस तरह से हम लोग जीरो से चले थे, एक बड़ी यात्रा हमने पूरी की, लेकिन क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और अभी माइल्स टू गो, और इसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम स्टेट की जो हारमोनी है, उस हारमोनी इस चीज में सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। अगर हम आपस में टूटेंगे, आपस में उलझेंगे, तो कहीं ना कहीं विकास पर इसका असर पड़ेगा। और सबको मिलकर के उन अपेक्षाओं को, उन आशाओं को पूरा करना है जिसके लिए लोगों ने शहादत दी, संघर्ष किया, और संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को एक सबके सहयोग से किस तरह हम लोग धरातल पे ला पाएँ, उसको पूरा करना है। मैंने अभी जैसे कहा, हमारे यहाँ धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ आपका इको टूरिज्म, हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म, हमारे यहाँ वेलनेस टूरिज्म, हमारे यहाँ एडवेंचर टूरिज्म, ये तमाम तरह होटल इंडस्ट्री, इन संभावनाओं को आप सबके सहयोग से। और एक मेरा अनुरोध और है कि अपनी ज़मीन बचाइए। एक इस समय जिस तरह से यहाँ पर ज़मीन खरीदने की एक मुहिम चली है, आप निश्चित मान लीजिए ये आपकी ज़मीन जो पूर्वजों ने आपको सौंपी है, इसको बेचने का अधिकार आपको नहीं है। अपनी कमाई से जो ज़मीन आप लाए उसको बेचें, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपके परिवारों को जिस ज़मीन ने आगे बढ़ाया, इसको बेचकर आप कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा अनुरोध है, आप करिए आगे बढ़ने के लिए। कोई आपसे जब किसी इंडस्ट्री लाता है, उसके साथ ज्वाइंट वेंचर तैयार करके आगे बढ़िए, ताकि ज़मीन पर मलकियत आपकी रहे और आपका रोजगार भी आप पे रहे। तो आज इस संस्कृति को बचाना और इस राज्य को आगे बढ़ाने में आपके सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी अनुरोध के साथ कि ये राज्य संभावनाओं से भरा राज्य है, ये राज्य नैसर्गिक सुंदरता का राज्य है, ये राज्य गंगा यमुना का राज्य है, ये राज्य हिमालय का राज्य है। इस राज्य में ये देवी देवताओं की पसंद का राज्य है, जहाँ चारों धाम एक राज्य में होना, ये अपने आप में एक बड़ा, जिसे कहते हैं आश्चर्यजनक, कि एक राज्य में 4 धाम हों, ये निश्चित रूप से आश्चर्यजनक एक चीज़ है। तो इस पूरी गरिमा को बचाने में आप सबके सहयोग की अपेक्षा है, और इसके लिए आपको काम करना चाहिए। यही मेरा आपको संदेश है। बहुत बहुत शुक्रिया उनियाल जी, उत्तराखंड At25 में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको आपके राज्य की इस यात्रा पर। थैंक यू वेरी मच।